हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। देखो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वो है मीराबाई चानू। इज द राइट आंसर। कहां से बिलोंग करती है? मणिपुर से बिलोंग करती है। और किससे जुड़ी हुई है भाई? आपको पता है भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है। और इनका जो कॉमनवेल्थ था 2014 वाले में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2018 वाले में ये गोल्ड लेकर आई। 2022 वाले में भी ये गोल्ड लेकर आई। कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो 2020 वाला जो ओलंपिक था, जो 2021 में हुआ, उसमें ये सिल्वर लेकर आई थी। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। तो वो कौन हो जाएंगे? जेडी वैंस। और उनकी पत्नी कौन हो जाएंगी? उषा वैंस। तो ये आए थे 21 अप्रैल को यहां पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें यूएस के जो प्रेसिडेंट है 47वें नंबर के, वो कौन है? वो है ट्रंप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ट्रंप। और कब शपथ ली है ट्रंप ने? 20 जनवरी 2025 को शपथ ली है। ये भी आप ध्यान रखोगे। चाहे जेडी वेंस हो चाहे ट्रंप हो, इनकी पार्टी क्या है? रिपब्लिकन पार्टी, जिसको अमेरिका में ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी बोला जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG 2025 का थीम सॉन्ग क्या कितने नंबर के थे? 7वें नंबर के। और अगर आप देखोगे खेल के रंग बिहार के संग इज द राइट आंसर। ये इसका थीम सॉन्ग था। कब शुरू हुआ था? 4 मई को शुरू हो गया था। और मोदी जी ने पटना से ऑनलाइन माध्यम से, है ना भाई, इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और 15 मई तक ये खत्म हो गया था। और वहां पर कितने? ये 5 जिलों में हुआ है। ठीक है भाई, कितने जिलों में हुआ? 5 जिलों में। और बात आती है इसका शुभांकर क्या था? गज सिंह, है ना भाई, क्या था? गज सिंह इसका शुभांकर। अच्छा, टॉप पर कौन रहा है? टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहां पर 58 गोल्ड मेडल लेकर आया। 43 53। तो ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। और टोटल वो 158 पदक लेकर आया। ओके, तो महाराष्ट्र यहां पर क्या रहा है? टॉप पर रहा है। और अगर आप हरियाणा को देखोगे तो हरियाणा 39 गोल्ड लाया है, टोटल 117 पदक लाया है। ओके भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। और सेकंड पर रहा है यहां पर। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करें, क्या जी यूपी की पोजीशन क्या रही? यूपी 7वें नंबर पर रहा। वो कितने पदक लेके आया? 14 20 18, टोटल 52। ठीक है भाई, तो ये हमारे गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है। तो यूपी की पोजीशन क्या रही है? 7वें नंबर पर। अच्छा, यूपी सबसे ज्यादा किस में लेकर आया? एथलेटिक्स में लेकर आया। ओके, ध्यान रखोगे, एथलेटिक्स में। अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो, ठीक है, तो एथलेटिक्स में ये गोल्ड लेकर आए, वो भी कितने? 4 गोल्ड लेकर आए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 5 सिल्वर लेकर आए। टोटल ये 9 पदक लेकर आए एथलेटिक्स में। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। वैसे तो टोटल रेसलिंग में ज्यादा लेकर आए 11 पदक, लेकिन गोल्ड के मामले में यहां, है ना, अगर आपसे पूछा जाएगा किस में बच्चे? रेसलिंग, याद रखोगे, रेसलिंग में कितने पदक लेकर आए? टोटल 11, उसमें से गोल्ड केवल 3 ही थे। समझ गए। तो आपसे यूं पूछा जाए कि हमें यह बताओ कुल पदक ज्यादा किस में लाए हैं? तो रेसलिंग में लाए हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कितने लाए हैं? 11, गोल्ड लाए हैं 3 यूपी वाले। लेकिन गोल्ड किस में ज्यादा लेकर आए हैं? एथलेटिक्स में। और 9 पदक लेकर आए हैं टोटल एथलेटिक्स में, 5 सिल्वर और 4 गोल्ड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है आपने। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से किस अभ्यारण्य में कुछ चीतों को स्थानांतरित किया गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ये कहां पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में ही है। मंदसौर और नीमच में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी क्या थीम थी? अवर पावर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अवर प्लेनेट। ओके भाई, ध्यान रखोगे, अवर प्लेनेट इस बार की ये थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसकी जो इस बार की थीम थी, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं अफ्रीकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किस सैन्य नेता को चुना गया है? तो वो है जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा। इज द राइट आंसर। अफ्रीकी देश गैबोन की बात कर रहे हैं, गैबोन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? गैबोन। गैबोन आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में किस जगह अप्रैल 2025 में करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद
है ना, सबसे बड़ा आतंकी हमला था, तो वो है पहलगाम इज द राइट आंसर। कब की बात है ये है 22 अप्रैल की बात। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। अच्छा, इसके रिटेलिएट में हमने 7 मई की जो रात थी, लगभग 1:10 से लेकर 1:30 के बीच में हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। किसके ऊपर ध्यान रखोगे? जो आतंकी ठिकाने थे, कहां कहां, कुछ पाकिस्तान के अंदर थे, कुछ पीओके के अंदर थे, कुछ आजाद कश्मीर के अंदर थे, वहां पर हमने बॉम्ब गिराए थे, मिसाइल्स गिराई थी। ठीक है भाई, और कौन सी मिसाइल उसमें ज्यादातर यूज करी थी? बराक 8 का हमने यूज किया था और ब्रह्मोस का यूज किया था। ठीक है भाई, इन मिसाइल्स का हमने यूज किया था। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोप फ्रांसिस की बात कर रहे हैं। देखो, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था, कब हो गया था ये? 21 अप्रैल को। तो हमारे देश के अंदर 22 और 23 अप्रैल को झंडा हमारा आधा झुका रहा, और फिर 26 अप्रैल को जब इन्हें दफनाया गया तब भी हमारा आधा झंडा झुका रहा। और वो किससे जुड़े हुए थे? कैथोलिक, है ना। अगर आप देखोगे ईसाई, है ना, ईसाई धर्म के अंदर कैथोलिक लोग लगभग पूरी दुनिया में 1.34 बिलियन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसी से जुड़े हुए थे। अच्छा, अब इन्हें 26 अप्रैल को दफना दिया गया। कहां दफना दिया गया? दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के अंदर इनको, है ना, ध्यान रखोगे, वेटिकन सिटी के अंदर इनको दफना दिया गया। और हमारी 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इनके अंतिम संस्कार में गई थी, शामिल हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि 8 मई को नए पोप भी आ गए। अब, है ना भाई, 8 मई को नए पोप आ गए, जिनका नाम क्या ना है? उनका है पोप लियो 14। याद रखोगे, पोप लियो 14, और वो कहां से बिलोंग करते हैं? यूएसए से। पहली बार कोई यूएसए से पोप आए हैं। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं जिन्होंने 70वें जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी। तो वो कौन हो जाएंगे? डॉन पैटिट इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। इससे पहले इस तरह की जनगणना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है लास्ट टाइम 1931 में। देखो, हमारी सबसे पहले 1872 में मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी भाई, लेकिन वो गैर वैज्ञानिक तरीके से थी। समझ गए? गैर वैज्ञानिक तरीके से थी, ढंग में नहीं करवाई गई, बस एवं ही करवा दी, लेकिन वो जातिगत थी। ठीक है भाई, अब आप बोलोगे अच्छा सर वो जातिगत थी। यस, वो जातिगत थी, समझ गए। फिर उसके बाद 1881 में रिपन ने बिल्कुल नियमित तरीके से जनगणना यहां पर करवाई, नियमित करवाई, दशक के आधार पर शुरू करवाई उसने, वैज्ञानिक तरीके से करवाई, समझ गए। पूर्णतः जनगणना कुल मिला के उसने पहली करवाई, लेकिन ये भी तो एक जातिगत ही थी, ये भी जातिगत थी। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आप देखोगे 1891 में हुई, वो भी जातिगत। तो अगर आप देखोगे 1901 वाली, वो भी जातिगत, 1911 वाली, वो भी जातिगत, 1921 वाली, वो भी जातिगत, 1931 वाली, वो भी जातिगत। लेकिन अंग्रेजों ने 1941 वाली जातिगत आंकड़े नहीं पब्लिश करे थे। ये कह दिया था डाटा खो गया उनसे, ऐसे बोल दिया था उन्होंने कि जी हमारे पास से तो जी डाटा गायब हो गया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि भाई 47 में हम फिर आजाद हो गए थे, और फिर 1951 में हमारी आजादी के बाद पहली जनगणना आई थी। तो 1951 से 2011 तक, समझ गए, 2011 तक हमारी जो जनगणना आती है उसमें एससी और एसटी के आंकड़े तो आते हैं, लेकिन वो भी अलग अलग कास्ट वाइज नहीं आते हैं। एक साथ एससी के अलग हो गए, एसटी के अलग हो गए, ऐसे आते हैं, समझ गए। ये बात ध्यान रखोगे। लेकिन अब हमारी सरकार क्या करना चाह रही है? हमारी सरकार ये करना चाह रही है कि वो नई जातिगत जो जनगणना लेकर आएगी उसमें बिल्कुल एक एक जाति का पूरा डाटा बताया जाएगा कि कितनी एससी में है, कितनी एसटी में है, कौन ओबीसी में है, कौन ईडब्ल्यूएस में है, कौन जर्नल में है, इन सभी को बताएगी वो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज, एक एक कास्ट का बताएगी। तो लास्ट टाइम कब आया है हमारे पास जातिगत जनगणना का आंकड़ा? 1931 को आया है। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड एनएसएबी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आलोक जोशी इज द राइट आंसर। देखो, जैसे ही पहलगाम वाला हमला हुआ था ना, सरकार थोड़ा एक्टिव हो गई, तो उन्होंने एनएसएबी इसका पुनर्गठन किया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है भाई, ये 1998 में बना था।
क्लियर हो जाएगा। ये बोर्ड, इसी बोर्ड के अंदर ये पद आता है एनएसए का। आपको पता है अभी एनएसए कौन है, अजीत डोभाल है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अजीत डोभाल हो जाएंगे भाई, क्लियर हो जाएगा। तो एनएसए भी बोर्ड के अंदर ये एनएसए पद आता है। तो एनएसए भी बोर्ड के अध्यक्ष किसको बना दिया, आलोक जोशी को बना दिया। तो ये एनएसए भी ढंग से काम कर नहीं रहा था, लेकिन हाँ एनएसए जरूर अजीत डोभाल थे। तो अब बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, वो आलोक जोशी। दोबारा से इस बोर्ड का पुनर्गठन किया है सरकार ने 2025 में, घटना के बाद, पहलगाम वाली के। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए। देखो वो कौन है, वैभव सूर्यवंशी है। कहां से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। और 14 वर्ष के ने इन्होंने शतक लगा दिया। इसके खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और केवल 35 बॉल में लगा दिया। तो एक तो ये सबसे युवा सेंचुरी लगाने वाले आईपीएल में बन गए प्लेयर। और 35 बॉल, देखो क्रिस गेल ने 30 बॉल में लगा रखा है, तो अब इन्होंने 35 बॉल में लगा दिया, तो दूसरे प्लेयर भी बन गए। ध्यान रखोगे, तेज शतक लगाने वाले, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये किस टीम की ओर से खेले, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले, वैभव सूर्यवंशी। बोलता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 मई को। इसको हम श्रमिक दिवस या फिर मई दिवस भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला कुइपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है, तो ये किया है अमेजन ने। देखो क्या बात थी, बात ये थी कि 28 अप्रैल की बात थी। 28 अप्रैल यूएसए में ना फ्लोरिडा वाला एरिया पड़ता है, फ्लोरिडा, समझ गए। तो उधर एक कैनेडी स्पेस स्टेशन है अमेरिका का। कौन सा है, कैनेडी स्पेस स्टेशन पड़ेगा वहां पर। क्लियर हो जाएगा। तो बस उसी स्पेस स्टेशन से अमेजन ने कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी, 27 सैटेलाइट। क्यों लॉन्च करी, ताकि इंटरनेट सुविधा वो बेहतर बना सके, और समझ गए, इंटरनेट सुविधा को वो और बेहतर बना सके, इसलिए उन्होंने लॉन्च करी। तो हमारा राइट आंसर है अमेजन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो कोई पर इंटरनेट सैटेलाइट किसका है, अमेजन का हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर की पार्टी ने किस देश में चुनाव जीता और वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी। देखो वो 2010 से 2015 के बीच में भी प्रधानमंत्री रही हैं, और अब 2025 में वो सेकेंड टाइम बन गई है वहां की, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। और अगर आप देखोगे इनके जो परदादा थे ना कमला प्रसाद के, ठीक है भाई ध्यान रखोगे, परदादा वो बक्सर बिहार से बिलोंग करते थे। क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, डन। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में इनमें से किसका इतिहास हटा दिया गया है, तो वो हटा दिया गया है मुगल और दिल्ली सल्तनत। यानी कि हमारा ए और बी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मा विभूषण अवार्ड 2025 दिए हैं। देखो पद्मा अवार्ड इस बार मिले कितने हैं, पद्मा अवार्ड मिले हैं इस बार टोटल 139। इनमें से 113 है पद्माश्री, और अगर आप देखोगे 7 है पद्मा विभूषण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 19 है पद्मा भूषण। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर विभूषण के लिए पूछ रहा है, 7 इज द राइट आंसर। ओके, अगर आप देखें 10 विदेशियों को मिले हैं, 10 विदेशी, और अगर आप देखोगे 13 मरणोपरांत। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 23 है ना, 23 महिलाओं को मिले हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मा भूषण अभी देखा हमने, जरा बताओ, क्या 19 लगा सकते हैं हम इसमें से, है ना भाई, 19 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। अभी देखा हमने कि पद्मा भूषण हमें कितने के लिए बताने हैं, 19 के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख रुपए में खरीदकर वापस मंगवा ली, तो ये लंदन से मंगवा ली। ये जो रघुजी भोसले हैं, है ना, इन्होंने 1730 में नागपुर में भोसले वंश की स्थापना करी थी। नागपुर में क्या की थी, भोसले वंश की स्थापना। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना, ग्रीनफील्ड NH6 कॉरिडोर को मंजूरी दे दी। शिलोंग कहां पर है, मेघालय में है। सिलचर कहां पर है, असम में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना, यानी कि पूरा का पूरा ये एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, कहां से,
मेघालय से लेकर असम के बीच में। ओके, और इसकी जो लेंथ होगी 166.80 किलोमीटर, ऐसे आपने ध्यान रखना है। और इसमें कितनी लागत आएगी? 22,000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। ओके भाई, तो ये एक बढ़िया बेहतरीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है भाई, और आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले रैंक, है ना भाई, जरा बताओ पहले रैंक पर कौन सा देश है? कौन इसको जारी करता है रिपोर्ट को? वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। समझ गए भाई, विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको जारी करते हैं रिपोर्ट को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन आया भाई? नॉर्वे आया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नॉर्वे। बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? अच्छा, भारत की जो रैंकिंग आई है वो कितनी आई है? इसमें वो आई है 151 आई है। ठीक है भाई, तो ये 2025 की है, ये ध्यान रखना। और भारत की 159 2024 की थी, 161 भारत की 2023 की थी। अब इस बार जो लास्ट आया है 180, वो इरिट्रिया आया है। इरिट्रिया, समझ गए, वो 180वें नंबर पर है। क्लियर हो जाएगा। और 179 पर कौन है? उत्तर कोरिया, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, उत्तर कोरिया हो जाएगा। और 178 पर कौन है? चाइना है। तो ये नीचे से 3 बिल्कुल खराब है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं गिरजा व्यास का निधन हो गया 1 मई 2025 को। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी? तो वो मनमोहन सिंह जी के समय पर, मनमोहन सिंह जी के समय पर 2013 से 2014 के बीच में वो कैबिनेट मंत्री रही। और वो 6 साल यानी कि 3-3 साल के 2 टर्म के लिए, है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही थी 2005 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? देखो कल हमने ये देखा था, है ना, कि भाई ग्रामीण बैंकों का क्या है, जो रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी है, उनका विलय किया गया है। विलय कर करके उनको कितने पर ले आए हैं? 28 पर ले आए हैं। हमारे देश में अब कितने आरआरबी पड़ते हैं? रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब 28 है राइट नाउ। ठीक है भाई, तो ऐसे ही जो बिहार वाला बन गया है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार वाला मिला के एक बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया, पटना के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। तो अब उसका अध्यक्ष किसको बना दिया? आशुतोष कुमार झा को बना दिया। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सिप्री की ताजा रिपोर्ट वर्ष 2025 में जारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत का क्या स्थान है? जरा बताओ। देखो मिलिट्री पे खर्च के पावर के बारे में नहीं बोल रहा, अगर मिलिट्री की पावर के बारे में देखोगे तो पहले यूएसए को लगाओगे आप, फिर रूस को लगाओगे आप, फिर चीन को लगाओगे आप, फिर भारत को लगाओगे आप। लेकिन हमसे पावर के बारे में नहीं बोला उसने मिलिट्री खर्च के बारे पर बोला है। तो पहले सबसे ज्यादा मिलिट्री पर खर्च 997 बिलियन डॉलर खर्च करता है भैया। कौन? समझ गए? यूएसए। फिर करता है चाइना, और चाइना के बाद करता है फिर रशिया के बाद करता है जर्मनी, और जर्मनी के बाद करता है भारत मिलिट्री खर्च। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो भारत का क्या हो जाएगा यहां पर? 5वां। पाकिस्तान कितनेवें नंबर पर है? 29वें नंबर पर है मिलिट्री के खर्च करने पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सिप्री की ताजा रिपोर्ट वर्ष 2025 में जारी के अनुसार वर्ष 2024 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर कौन सा सबसे ज्यादा? अमेरिका खर्च करता है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हवाई हमलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा। इससे पहले इस तरह की देशव्यापी ड्रिल कब हुई थी? वो हुई थी 1971 में, और अब जो है ये 7 मई को हुई थी 2025 में। और ये हमारे जो बॉर्डर स्टेट है उनके 244 जिलों में हुई थी। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम बताए जिनकी पार्टी ने मई 2025 में चुनाव जीत लिया और उन्हें दूसरी बार यह पद संभाला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस वोंग इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम देखें सिंगापुर की जो राजधानी है वो कौन सी है? सिंगापुर सिटी हो जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये हो जाएगी राजधानी। क्लियर हो जाएगा। और यहाँ की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर हो जाएगी, सिंगापुर डॉलर हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखोगे। 60 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? अभी देखा था हमने, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोदी जी ने किया था।
4 मई को किया था और ये कब तक खत्म हो गए थे? 15 मई तक ये खत्म हो गए थे। अच्छा, बिहार जो है खुद, बिहार कितनेवें नंबर पर रहा? 15वें नंबर पर रहा था बिहार। बिहार 7 गोल्ड मेडल लाया और टोटल 36 पदक लाया। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एंथनी अल्बनीज दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के चुने गए। 2022 में ये पहली बार चुने गए थे और अब 3 मई को फिर से इनकी पार्टी जीत गई 89 सीट और इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ठीक है भाई, लेबर पार्टी। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ठीक है भाई, यहां पर आपको ग्रेट विक्टोरिया, है ना, सिम्पसन, गिब्सन, स्टर्ट जैसे आपको रेगिस्तान देखने को मिल जाएंगे, मर्रे डार्लिंग जैसी नदियां देखने को मिल जाएंगी और यहां पर आपको डाउन्स घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा खिताब 2025 किसने जीता है? तो ये किसने जीता? बायर्न म्यूनिख ने जीता है। ओके, और ये इन्होंने 33वीं बार जीता है। ये भी आप ध्यान रखना। 1963 में ये प्रतियोगिता शुरू हुई थी। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के प्रमुख कौन है भाई? भाई वायुसेना के जो प्रमुख है वो अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। लेकिन हमसे तो उप प्रमुख पूछ रहा है तो वो है नर्मदेश्वर तिवारी। याद रखोगे, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। अच्छा, हमारी आर्मी के प्रमुख कौन है अगर हमसे पूछा जाए? आर्मी के प्रमुख बताओ। तो आर्मी के प्रमुख आपको उपेंद्र द्विवेदी देखने को मिल जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी देखने को मिल जाएंगे। हमारी नेवी के प्रमुख जरा बताओ, नेवी के कौन है? दिनेश के त्रिपाठी आपको देखने को मिल जाएंगे। दिनेश के त्रिपाठी आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान हो जाएंगे, है ना भाई, ध्यान रखोगे। कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सबसे ज्यादा किस संस्थान को 4 पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिले हैं? तो वो द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हैं और 1851 से ये आ रहा है। कहां पर ये पब्लिक होता है, कहां पर ये पब्लिश होता है, प्रकाशित होता है? न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के। ओके, अब ये पुलित्जर पुरस्कार 1917 से शुरू हो गया था। किसने देना शुरू कर दिया था? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। किसने? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने देना ये शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1917 से कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। ये भी आप ध्यान रखोगे। किस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है? ये मिलता है ना भाई, पत्रकारिता। समझ गए? किसमें? पत्रकारिता प्लस ऑनलाइन पत्रकारिता। अब तो साहित्य और संगीत में भी मिलना शुरू हो गया। साहित्य प्लस संगीत में भी मिलना शुरू हो गया है। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? जरा बताओ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 से लेकर 323 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा और संविधान के भाग 14 में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन बन गए हैं? अजय कुमार बन गए हैं। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे यूपीएससी आर्टिकल 316 में क्या है? क्लियर हो जाएगा। 316 में यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई, इनकी नियुक्ति के बारे में बोला गया है। और आर्टिकल 317 में इनके अध्यक्ष प्लस सदस्य, है ना भाई, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबन, है ना भाई, ध्यान रखोगे, निलंबित करना और उन्हें बर्खास्त करने के बारे में बोला गया है। और 320 आर्टिकल में इनके कार्य के बारे में बोला गया है, कार्य। और 322 में इनके खर्चे के बारे में बोला गया है, खर्चे के बारे में। और 323 में यह बोला गया है जो यूपीएससी पूरे साल भर में भर्ती कराएगा उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है यूपीएससी की। और यूपीएससी बना कब है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926। हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? दिल्ली के धौला कुआं पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष मई 2025 में किसे नियुक्त किया है? देखो, ये नालसा बना कब था और नालसा का कार्य क्या होता है? नालसा 1987 में बना है। नालसा का कार्य ये है, जैसे मान के चलो आप गरीब हो, ठीक है भाई, मतलब आप 1 लाख से कम, 1 लाख से कम आय है आपकी पूरे सालाना, या फिर आप हिरासत में हो, ठीक है भाई, या आप महिला हो, या आप बूढ़े हो, ठीक है भाई, बूढ़े हो, बच्चे हो, ठीक है भाई, बच्चे हो, या फिर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो, या आप सूखा प्रभावित क्षेत्र में हो, तो आपको मदद मिलेगी कानूनी।
ये करेगा आपकी मदद, ठीक है भाई, कानूनी मदद, कोर्ट में जो भी प्रॉब्लम बनेगी ये आपकी मदद कर सकता है। तो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना दिया है भाई? जस्टिस सूर्यकांत को बना दिया है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देखो अब तो नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति के पद से। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने किसकी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन मई 2025 में किया। वो बंडारू दत्तात्रेय, ये भी हरियाणा के गवर्नर थे लेकिन अब नहीं है, समझिए, हरियाणा के गवर्नर थे, ये अब नहीं है। ओके, क्लियर हो जाएगा। और ये उपराष्ट्रपति थे 14वें नंबर के, लेकिन अब नहीं है, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके, तो हरियाणा का भी गवर्नर कौन बन गया है? असीम कुमार घोष बन गए हैं। असीम घोष को लगाओगे आप, ठीक है भाई, हरियाणा के गवर्नर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर वो कितनी है? वो है बच्चे, वो हो जाएगी 2.0 इज द राइट आंसर। यानी कि एक माताजी के पास औसतन बच्चे जो हैं वो इतने हैं, औसतन बच्चे 2.0, ठीक है, यानी 2 बच्चे आप कह सकते हो, ठीक है भाई। बोलते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC का नया प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया है? ये NFDC क्या है जी? NFDC 1975 में बना है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इसका काम क्या होता है? हमारी मूवीज को प्रमोट करना, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय मूवीज को प्रमोट करना। प्रकाश मखदूम को बना दिया है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं केंद्र सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्यकारी निदेशक KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल समय से पहले ही खत्म करके उन्हें वापस बुला लिया? देखो, अगर हम देखेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है भाई, और ये कब बना है? 1944 में बना है। हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC, USA की राजधानी है वॉशिंगटन DC, वहां इसका हेडक्वार्टर है। इसकी MD कौन हो जाएंगी? IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जियावा हो जाएंगी, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा हो जाएंगी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जॉर्जियावा, ठीक है। और अगर आप देखोगे डिप्टी MD है ना भाई, डिप्टी MD अब हट चुकी है डिप्टी MD, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 1 सितंबर को, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। तो अगस्त तक ही उनका कार्यकाल था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बोला था कि मैं अगस्त के लास्ट तक ही गद्दी पर बैठूंगी, फिर 1 सितंबर से हट जाऊंगी, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब हट चुकी हैं गीता गोपीनाथ, ये भी आप ध्यान रखोगे, गीता गोपीनाथ, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ओके। लेकिन अगर हम देखें यहां पर जो KV सुब्रमण्यम है वो कार्यकारी निदेशक बनकर गए थे, और वो कब गए थे? 1 नवंबर 2022 में गए थे। उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको बुला लिया भारत सरकार ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से वापस बुला लिया। बोलते हैं केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीति संपर्क के लिए सर्वदलीय सांसदों के कितने डेलीगेशन बनाए? वो बनाए 7। देखो भाई, आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था पाकिस्तान के ऊपर, और हम इंटरनेशनली लेवल पर जाकर बताना चाहते थे कि हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, हमने क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, क्योंकि उसने हमारे लोगों को मारा, तब हमने ये किया। तो ये 7 डेलीगेशंस बनाए थे। ओके, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कहां गए थे 7 डेलीगेशंस? ये गए थे UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य देश है ना, उनमें गए थे, और वहां जाकर बताया था कि देखो पाकिस्तान गलत है भैया, ऐसे ऐसे। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। एक तो हो जाते हैं गुलजार, उनको उर्दू के लिए, और एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य, उनको संस्कृत के लिए, उनको संस्कृत के लिए। तो A और B बिल्कुल, दोनों बिल्कुल ठीक है। और 59वां किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिल गया। ओके भाई, विनोद कुमार शुक्ल को मिल गया। अच्छा, अगर हम देखें इसमें कितनी 11 लाख रुपए की राशि मिलती है, 11 लाख की इसमें राशि मिलती है। ओके, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कब इसकी स्थापना हुई, 1961 में इसकी स्थापना हुई, और 1965 में पहली बार मिला था। किसको मिला था भाई? जी शंकर कुरूप को मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, जी शंकर कुरूप को ये मिला है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मलयालम भाषा के लिए मिला था इनको। ओके भाई, मलयालम भाषा के लिए मिला था इनको, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य की तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पड़ेगा पश्चिम बंगाल में किया, ठीक है भाई, वेस्ट बंगाल में। बोलता है भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में कौन बने थे?
वो बने थे विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है भाई, विश्वनाथ आनंद जी बने थे। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम देखें हमारे 86वें नंबर के कौन है, वो है LR, ध्यान रखोगे, श्री हरि इज द राइट आंसर। ओके भाई, 87वें कौन है, हरि कृष्णन हो जाएंगे, हरि कृष्णन हो जाएंगे। ओके, और 88वीं कौन है, दिव्या देशमुख हो जाएंगी, दिव्या देशमुख हो जाएंगी। और अगर हम देखें 89वें नंबर के कौन है, ठीक है, रोहित। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, रोहित। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शतरंज में बनते हैं ग्रैंड मास्टर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। अभी हमने देखा था। ठीक है भाई, 58 गोल्ड मेडल, 43 53। ठीक है भाई, 58, ये ध्यान रखोगे, 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने हैं, 53। टोटल है 158 पदक। और कौन रहा, महाराष्ट्र टॉप पर रहा, हरियाणा सेकंड पर है, 39 गोल्ड, टोटल 117 पदक लाके हरियाणा सेकंड। बोलता है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। वो कौन है, 90.23 मीटर फेंक दिया। देखो ये जो डायमंड लीग है ना, अलग अलग देशों में होती है, मई से लेकर सितंबर के बीच में होती है, हर साल होती है। ठीक है, और अगर हम देखें पुरुष के लिए 2.6 से लेकर 2.7 मीटर लंबाई होती है भाले की, और 800 ग्राम जो है उसका वजन होता है। ठीक है, और महिला के लिए 2.2 से लेकर और 2.3 मीटर उसकी, ध्यान रखोगे, लंबाई होती है, और 600 ग्राम भाले का वजन होता है। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया, और कई देशों, है ना भाई, कई देशों के लोगों और ग्लेशियरोलॉजिस्ट ने मई 2025 में उसको श्रद्धांजलि दे दी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। देखो 1970 से लेकर 2025 तक लगभग 66% वो ग्लेशियर सिकुड़ चुका है, और अब उसका कमबैक करना बिल्कुल मुश्किल है, तो इसलिए अब वो बिल्कुल डेड घोषित कर दिया उसको। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी है, उसको वहां पर सागरमाथा बोला जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी। 143(1) इज द राइट आंसर। आपको पता है 143(1) में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। बोलते हैं इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई, जरा बताओ क्या लगाओगे। वो हो जाएंगे नीरज चोपड़ा। देखो ये जो नीरज चोपड़ा है, ये आर्मी में क्या सूबेदार मेजर थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सूबेदार मेजर आर्मी के अंदर। ठीक है भाई, तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा दे दिया तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की टीए के अंदर, टेरिटोरियल आर्मी, टीए कब बनी थी, 1941 में, है ना, 1941 में। और इसमें आपको साल भर में कुछ समय के लिए जॉब करनी पड़ती है, और जितने आप जॉब करोगे तभी वेतन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेतन आता रहेगा घर बैठे रहो, ना ना, जितने समय आप, थोड़े समय के लिए आप जॉब करने जाएंगे साल भर में, उसका आपको वेतन आ जाएगा। 1941 में इसकी स्थापना की गई थी टेरिटोरियल आर्मी की। क्यों की गई थी, कभी जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो ये सेना आ जाए। ठीक है भाई, तो अब इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, की उपाधि से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। तो इन्होंने जो आर्मी थी उसके सूबेदार मेजर के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अच्छा, टीए में ही MS धोनी भी है, ये भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा निलंबन मई 2025 में हटा दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कांगो गणराज्य। अगर हम देखेंगे फीफा कब बना है, 1904 में बना है। हेडक्वार्टर कहां है, ये तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर है। और अध्यक्ष कौन है इसके, जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है, इन्फेंटिनो, ये भी आप ध्यान रखोगे, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है भाई, तो हमारा ऐसे हम ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी जो है जुलाई में रैंकिंग आई नई, तो उसमें अर्जेंटीना टॉप पर रहा है। ठीक है भाई, अर्जेंटीना टॉप पर रहा है, और भारत की जो रैंकिंग रही है वो कितने पर रही है, 133 फीफा की रैंकिंग फुटबॉल की। बोलते हैं सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया। सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो उसका अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया। और किसको हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया 2025 में, और 2023 में हमने पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है भाई, 2023 में पाकिस्तान को हराया। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है सूडान में 2023 में गृह युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं कामिल अल तैयब इदरीस इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना। अच्छा, ये जो है कहां का ये देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन का निधन 20 मई 2025 को हो गया। वह किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? वो थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है ट्राम्बे। ट्राम्बे कहां पर पड़ेगा? बॉम्बे यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई है 3 अगस्त 1948 को। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखो। इनको है ना, अगर आप देखोगे इनको 2015 में क्या मिला था? इनको मिला था पद्मा विभूषण। ठीक है भाई, क्या मिला था? पद्मा विभूषण मिला था 2015 में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। सबसे ज्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताइए। वो कौन है? कामिरीता शेरपा। वो कहाँ के हो जाएंगे? नेपाल के हो जाएंगे। देखो इनके नाम के आगे शेरपा लग रहा है। शेरपा मीन्स गाइडर। ठीक है भाई, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि चलो भाई मुझे इस साल फिर चढ़ाई करनी है। शेरपा का मतलब ये है, गाइडर का मतलब ये है कि देखो जी आपको जाना है, मैं आपको लेकर चले जाऊंगा, आप मुझे पैसे दे देना। यानी कि ये शेरपा का काम करते हैं, गाइडर का काम करते हैं। तो ये हर साल किसी ना किसी बंदे के साथ ऊपर जाते हैं, उसको रास्ता बताते हुए। तो बस ऐसे कर करके इन्होंने 31वीं बार चढ़ाई कर ली है इस बार मई 2025 में। ठीक है, टोटल 31वीं बार इन्होंने चढ़ाई कर ली है अब तक। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच GFW के अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से क्या है? तो वो क्या हो जाएगी? जंगल, है ना भाई। जंगल में आग की घटना की वजह से हमारे वन खराब हो रहे हैं। बोलता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नए डेटा के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए हैं? हमने इतने हेक्टेयर खो दिए हैं। 1 हेक्टेयर में आपको 10,000 वर्ग मीटर देखने को मिलेगा। 10,000 वर्ग मीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? जरा बताओ। अगर हम देखें, हम NDB की बात कर रहे हैं। NDB कब बना है? 2014 में। किन कंट्रीज ने बनाया था? ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया था, यानी कि ब्राजील, रशिया, है ना, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने बनाया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। इसमें आगे जाके और देश जुड़ते गए। ठीक है भाई, जैसे UAE जुड़ा, जैसे इसमें किसमें? NDB में। NDB की बात कर रहे हैं हम, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। इसमें UAE जुड़ा, इसमें बांग्लादेश जुड़ गया, बांग्लादेश NDB में। फिर इसमें उरुग्वे जुड़ गया, उरुग्वे। फिर इसमें मिस्र जुड़ गया, है ना भाई। और अब इसमें अल्जीरिया भी जुड़ गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अल्जीरिया NDB के परमानेंट सदस्य है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बन गई है? तो वो कौन बन गई है? वो बन गई है राजा कुमारी इज द राइट आंसर। ओके भाई, और ये जो अवार्ड है 1974 में मिलना शुरू हुआ था, USA के अंदर मिलता है, और इस बार ये 51वें नंबर का मिला है। आ जाओ नेक्स्ट पर। कर्नाटक ने केंद्र सरकार के NOC के बिना रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया? बेंगलुरु दक्षिण कर दिया। देखो किसी भी जिले का या फिर एरिया का अगर राज्य में नाम चेंज किया जा रहा है तो वो राज्य को अधिकार है करने का, लेकिन फिर भी एक बार NOC लेनी होती है केंद्र सरकार से। तो इन्होंने NOC के लिए भेजा था केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने अपने आप ही बदल लिया, बोले यार भाड़ा जाए, नहीं आया तो जवाब। ठीक है, समझिए। आज जो नेक्स्ट पर बोलता है इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित जहाज का पुनर्निर्माण किया। इसका नाम बताइए जरा। प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम बताएं जिसे मई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। वो है INSV कॉन्डे इज द राइट आंसर। ये इंडियन नेवी और संस्कृत मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। ओके भाई, संस्कृत मंत्रालय ने इसको मिलकर बनाया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया है? ओके भाई, ध्यान रखोगे, महावत गांव घोषित किया है सर, वो किया है थिप्पाकाडू को। कहां पर मिल जाएगा? नीलगिरी में आपको देखने को मिल जाएगा। नीलगिरी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नीलगिरी कहां है? तमिलनाडु में है। वहां 44 घर बनाए गए हैं महावत लोगों के। आप बोलोगे महावत क्या होता है? जो हाथी को ट्रेंड करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे, जो हाथी को ट्रेंड करते हैं उनके 44 घर बनाए गए हैं नीलगिरी जिले में। थिप्पाकाडू गांव एक डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ आप हाथियों को ट्रेंड करो, वरना अगर तुम सबके सामने करोगे या बाजार में जाके करोगे हाथी को ट्रेंड, तो हाथी मार नहीं देगा किसी को एक आध को पटक के, तो इसलिए आप साइड में करो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलते हैं शोधकर्ताओं ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज करी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? मेघालय इज द राइट आंसर। और मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? कानराड सांगमा हो जाएंगे। बोलता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमिडेक एलिफेंट 2025 का आयोजन मई व जून 2025 में हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। और ये कब हुआ? 31 मई को शुरू हुआ था और 13 जून को खत्म हुआ। 13 जून को खत्म हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बने? या फिर सभी 7 महाद्वीप पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के, ठीक है भाई, सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये कौन है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। 16 साल की उम्र है उनकी। बोलता है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहां पर होगा? तो ये अहमदाबाद में होगा 2026 में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में होगा। इससे पहले कभी भारत में हुआ क्या? हाँ, 1982 में हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, है ना भाई, दिल्ली के अंदर हुआ था। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? कहां के? हम रोमानिया की बात कर रहे हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे? रोमानिया के। तो वो कौन बन गए हैं? वो है निक्सोल्डेन इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है आईपीएल इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो कौन बने हैं अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो है रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। आईपीएल में सबसे ज्यादा 6 किसके हैं? वो हो जाएंगे क्रिस गेल के, लेकिन भारतीय के मामले में ये है, ठीक है भाई। बोलता है अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ वो जून 2025 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, है ना, बालकृष्णन की जगह, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर है। हमारे देश में अगर आप वैसे कमांड की बात करोगे तो 17 है कमांड, उसमें से 7 हमारी आर्मी की है, 7 हमारी एयरफोर्स की है, 3 हमारी नेवी की कमांड है ना भाई। टोटल 17 कमांड है हमारे पास, लेकिन है ना थिएटर कमांड एक ही है, वो है अंडमान निकोबार में, जो तीनों सेनाओं का तालमेल रखती है। और 2001 में बनी है ये थिएटर कमांड अंडमान निकोबार में। और उसका ध्यान रखोगे कौन किस कमांडर इन चीफ किसको बना दिया? दिनेश सिंह राणा को बना दिया। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीत ली? तो ये किसको? यहां पर ये मुझे बता दोगे आप होमवर्क के थ्रू, ठीक है भाई।